ठीक है मेरा बेटा, तो आज हम ग्रुप 15 को ही कंटिन्यू करेंगे। आज कुछ नई नई चीजें पढ़ेंगे, कुछ नए नए एक्सेप्शंस आज हम देखेंगे, और क्वेश्चंस मैंने आपके होमवर्क में भी डाले हैं, बट आज मत करना होमवर्क, मंडे को कर लेना क्लास में आने से पहले। अपने 2 दिन आप उस पे देंगे रिवीजन पे। हाँ, एक और चीज मेरा बेटा, अगर 11th सच में ही बिल्कुल आपको लगता है कि मैम हमें तो बिल्कुल नहीं आते, तो कोई बात नहीं, आप वो वाले क्वेश्चंस ढूंढ लेना अगर 11th में आते हैं तो। उसके अलावा आपको सोल्यूशन चैप्टर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, शायद 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप वो अटेम्प्ट कर लेना पहले। समझ रहे हो मेरी बात? 11th के क्वेश्चन को आप बाद में ना, क्योंकि मैं आपके सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से ही देखूंगी कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी वहां पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप इसको पहले अटेम्प्ट कर लेना। फिर 11th वाले में से जो आता है, हाय अर्चना, गुड इवनिंग बेटा, जो 11th वाले में से आता है फिर आप वो अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, चल वेटेज का मेरे बेटा पता ही है तुम लोगों को। अच्छा, ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या बात, इतनी जल्दी हैंड रेस? हाँ, शाबाश मेरे बच्चों। मोनिका, तमनप्रीत, अक्षरा, ओके, सिद्रा, अनिरुद्ध, अरे क्या बात है बच्चों। बाकी स्टूडेंट्स गौर कीजिए। प्रियंका आ गई है ना? प्रियंका नयाल क्लास में हो बेटा आप? यस मैम। हाँ प्रियंका, बताओ ना फिर मेरे को, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग करेगा? बताओ। अनिरुद्ध आप बताओ। मैम ऑप्शन 3। ऑप्शन ए, कार्बन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग करेगा। मैम 3 ऑप्शन। है ऑप्शन 3। कार्बन, हाँ कार्बन बोल रहे हो ना तुम? मैम वो 3 बोल रहे हैं। 3 बोल रहा है मैम। और मेरे को ए क्यों सुनाई दे रहा है फिर? मेरे क्या गड़बड़ हो गई क्या कान में? मुझे तो ए सुनाई दे रहा है इतनी देर से। अच्छा थर्ड है, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन क्यों है अनिरुद्ध, मेरे को बता बेटा। मैम वो फास्फोरस के पास पी पाई मतलब पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल दोनों होते हैं। वेरी गुड, चलो भाई क्लैपिंग कर दो फॉर अनिरुद्ध। ठीक है, अगर मेरा बेटा मैं बात करूं कार्बन की, नाइट्रोजन की और बोरोन की, ये तीनों के तीनों जो है ना, कार्बन नाइट्रोजन बोरोन, वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। गुड इवनिंग जानवी। जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होती है, और अगर डी ऑर्बिटल नहीं होती है तो क्या वो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कर पाएंगे? नहीं। नो मैम। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? थर्ड ऑप्शन आएगा, 3 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। ओके बच्चे, थोड़ा सा टाइमली आया कीजिए। अक्षय आ गया है, चांदनी आ गई है, ज्योति आ गई है, दोनों काजल आ गई हैं, क्या बात है, अंकिता आ गई है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल? हाँ प्रियंका बताओ बेटा। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कैसे आएगा मेरा बेटा ऑप्शन सी? मैम क्योंकि आइसो स्ट्रक्चर केमिकल कंपाउंड्स सिमिलर आइसो स्ट्रक्चरल में देखो, केमिकल। हाँ हाँ बोलो बोलो, आइसो स्ट्रक्चरल क्या होते हैं? मैम सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं उनके, अच्छा ठीक और है। ये 2 एटम्स को रेफर करते हैं।
नहीं 4 एटम्स वाला को तो अच्छा तुम बोल रहे हो 4 एटम है 4 एटम है, यहाँ पे भी तो बेटा 4 है, यहाँ पे भी 4 है, फिर तो बाकी भी होने चाहिए, है ना। समनप्रीत, मैम अभी इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं मैम कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन है। सिद्रा, मैम ए होगा। क्यों सिद्रा बता बेटा। ए तो होगा वाई ए। मैम ए होगा। हाँ मैं पूछ रही हूँ ए क्यों होगा। मैम अभी सॉल्व कर। हाय राम, तुम लोग इतना टाइम मत लगाओ। जानवी, मैम ऑप्शन ए क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दोनों स्पीशीज में और उसके स्ट्रक्चर भी आइसोस्ट्रक्चर, सेम होते हैं। आइसोस्ट्रक्चर मतलब क्या आप देखोगे सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन है क्या, यस है तो मतलब तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक से देखने से पहले बेटर है आइसो स्ट्रक्चरल तुम देख के जो नहीं है उसको हटाओ। यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की तो ये sp2 आएगी, ठीक है, और ये भी कितनी आएगी, हालांकि केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो, बट ये पी ब्लॉक में भी पूछा जाता है। क्यों पी ब्लॉक में क्यों पूछा जाता है, क्योंकि आप ग्रुप 13 और ग्रुप 15 वाली फैमिली जिसमें पढ़ते हो तो ये कोई हम मतलब ये केमिकल बॉन्डिंग में आप इंक्लूड करो तुम्हारी मर्जी है, पी ब्लॉक में इंक्लूड करो तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ पे sp2 दोनों की सेम हाइब्रिडाइजेशन और दोनों के क्या है बेटा ट्रायगोनल प्लेनर है, देख रहे हो दोनों की शक्लें जो है इस तरीके से दिखेंगे तुम लोगों को, ठीक है जी। यस मैम। यस मैम। नहीं ऐसे दिखेगी नाइट्रेट, ठीक है, इस तरीके से दिखेगी। तो यानी कि अगर हाइब्रिडाइजेशन और शेप सेम है तो यस तुम बोल सकते हो वो क्या है आइसो स्ट्रक्चर, लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा, फिर हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, इसकी आएगी 7 + 1 8/2, यानी कि इसकी आएगी sp3, तो ये नहीं हो सकता। सेम इसकी कितनी आएगी 6 + 2 8, यानी कि ये भी sp3 होगा, तो ये भी नहीं हो सकते हैं। क्लियर हो गया। यस मैम। यस मैम। चलो आगे चलते हैं। ओके तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ रहे थे, रानी मेरे को ये बता बेटा, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें क्या डिस्कस करवाया था। मैम जो पी ब्लॉक पढ़वाया था मैम उसके 15वें ग्रुप में। हाँ क्या पढ़वाया था मैंने 15वें ग्रुप में, हैंड रेस करो मैम, कौन बताना चाहता है। हाँ हाँ बोलो रानी, सुन रही हूँ बेटा। मैम इसमें हमने पहले ऑक्यूरेंस पढ़ा। क्या पढ़ा, ऑक्यूरेंस। अच्छा अकरेंस पढ़ा, ठीक है। महेश, ठीक फिर है हमने इसमें रानी अच्छे से रिवाइज नहीं किया है ना। महेश क्या क्या पढ़ा, पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़े जिसमें ग्रुप 15 की बात की हमने, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाना पाटेकर की ऐसे याद किया और ऑक्यूरेंस पढ़ा। ओके मुझे ये बता बेटा महेश मुझे ये बताओ नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, मेटल है नॉन मेटल है मेटलोइड है क्या है। नॉन मेटल। वेरी गुड। और आर्सेनिक और एंटीमनी मेटल। मेटलोइड है। और बिस्मथ मेटल। मेटल है, ठीक है ठीक है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस करी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर ली थी अपन ने, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ उसमें हमने देखा था एंटीमनी और बिस्मथ बराबर होती थी। उसके बाद हमने कोवेलेंट रेडियस देखा कि नाइट्रोजन से फास्फोरस को अच्छा खासा इंक्रीज आ रहा है, लेकिन आर्सेनिक से बिस्मथ इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं आ रहा, रीजन ड्यू टू फिलिंग ऑफ डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अच्छा उसके अलावा और हमने देखा कि नाइट्रोजन एलोट्रोप्स नहीं दिखाता, बाकी सारे दिखाते हैं। उसके अलावा और हमने क्या देखा था, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखा था, सबसे ज्यादा आर्सेनिक का था, फिर लास्ट में नाइट्रोजन का था, बीच में एंटीमनी बिस्मथ और फिर फास्फोरस। अच्छा
और क्या क्या चीजें थी जो मैं भूल रही हूँ? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, नाइट्रोजन, एंटीमनी, बॉइलिंग पॉइंट पॉइंट, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बिस्मथ को अगर मैं छोड़ दूं तो ये आपका ऑर्डर रह जाएगा कि डाउन द ग्रुप जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अच्छा, और ऑक्सीडेशन Only bismuth plus 5 bismuth है वेरी गुड। इनर्ट पेयर इफेक्ट भी पढ़ा था नम्रता, वेरी गुड। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट भी पढ़ा था। मैंने कहा था जब डाउन द ग्रुप जाओगे आप तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी, +3 वाली इंक्रीज होगी। बिस्मथ पे सिर्फ आपको क्या लगाना था? इनर्ट पेयर इफेक्ट लगाना था। इसकी +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा बेटा क्या होती है? ज्यादा स्टेबल होती है। लेकिन एक ऐसा गंदा सा कंपाउंड था BiF5 जिसमें बिस्मथ की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बिकॉज फ्लोरीन तगड़े वाला क्या बोलते हैं उसको, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि कहेगा मैं तेरे 6s वाले इलेक्ट्रॉन को भी छीन लूंगा तुझसे। बाकी किसी और की हिम्मत नहीं है 6s वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने की। तो ये मोटा मोटी चीजें थी जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। हाँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी, लेकिन उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था। मैंने यहाँ पे वो वाली चीजें ली हैं जिसमें एक्सेप्शन था। लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मैंने बताया था कि एंटीमनी और बिस्मथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो रही थी। ठीक है, चलो आगे चले। क्लियर है? तुम लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है ये चैप्टर है? तुम लोग सोच रहे थे कि कब थ्योरी आएगी? ठीक है चलो, हाँ, एनिमलस बिहेवियर, बिल्कुल बहुत बढ़िया महेश। मेन बात तो भूल गए हम बोलना कि नाइट्रोजन पी-पाई बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होती, जबकि जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो पी-पाई नहीं बनाते क्योंकि उनके ऑर्बिटल का साइज बहुत बड़ा होता है। अच्छी दोस्ती, अच्छी ओवरलैपिंग उनमें नहीं होती है, तो वो पी-पाई बनाते हैं। और हमने ये भी देखा था कि NN सिंगल बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है PP सिंगल बॉन्ड से। रीजन क्या था? इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन। इतना हमने डिस्कस कर लिया था। आगे हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। देखो, जब जितने भी ये तुम्हारे सारे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, तो जब ये इनकी हाइड्रोजन के साथ आप रिएक्शन कराते हो तो ये हाइड्राइड्स बनाते हैं। हाइड्राइड्स मतलब EH3 टाइप के, जैसे नाइट्रोजन NH3 बनाता है, फॉस्फोरस PH3 बनाता है, आर्सेनिक का हाइड्राइड बना लेता है, एंटीमनी का बना लेता है, और बिस्मथ का हाइड्राइड बना लेता है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या डिस्कस करनी है चीजें? सबसे पहले तो स्टेबिलिटी की बात करनी है इसमें। फिर हमें बात करनी है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है डाउन द ग्रुप। फिर हमें बात करना है इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या है। फिर हम इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो मैं ये लिख देती हूँ, NH3 क्या था? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सप्तिमा। ठीक है, तो आप इसके हाइड्राइड्स इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगी बेटा इनकी स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। तो एक बात बताओ, सोच के बताना, जब मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगी तो मेरी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। क्योंकि अगर तुम एक चीज देख पा रहे हो, हाइड्रोजन तो छोटू सा है, लेकिन नाइट्रोजन छोटू है, फिर फॉस्फोरस बड़ा हो गया, आर्सेनिक और बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया, और बिस्मथ और ज्यादा बड़ा हो गया, है ना? और आपको पता है जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हो, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो बड़ा छोटे के बीच में बॉन्ड कैसा होगा? वीक होगा, हाँ या ना? तो इजीली क्या हो जाएगा? वो ब्रेक कर सकते हैं। तो यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? NH3। फिर क्या हो जाएगा? PH3। फिर क्या हो जाएगा मेरा बेटा? आर्सेनिक वाला। फिर क्या हो जाएगा? एंटीमनी वाला। फिर क्या हो जाएगा मेरा बेटा? बिस्मथ वाला। बोलो हाँ के ना? मैम। हाँ तमनप्रीत, मैम थोड़ा सा रिपीट कर दो मैम, वो क्लास समझ नहीं आया मैम, नेटवर्क चला गया था। इधर आओ, मैं कह रही हूँ जब तुम नीचे जाती जाओगी तमनप्रीत तो साइज बढ़ता जा रहा है ना आपके एलिमेंट का, और हाइड्रोजन तो छोटू सा है। अगर बड़े और छोटे का बॉन्ड देखोगे तो वीक होगा। अगर बॉन्ड वीक होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा, यानी कि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी घट रही है। अगर मैं बात करूं सेकंड चीज की, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो वो मुझे बताओ क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? तुम लोग इतना धीरे बोलते हो ना, मन में ही रखते हो अपनी बातें। इंक्रीज करेगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। हाँ, इतनी आवाज होनी चाहिए, समझ में ही नहीं आती क्या बोल रहे हो। एक बात बताओ, जब नीचे जाते वक्त आपका साइज जो है इसका बिस्मथ का बड़ा है, हाइड्रोजन छोटू सा है,
बॉन्ड वीक होगा तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी तो नहीं देनी पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अमोनिया की होगी, फिर PS3 की होगी, फिर आर्सेनिक की होगी, और फिर एंटीमनी की होगी, और फिर किसकी होगी? बिस्मथ की होगी। हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिड्यूसिंग करेक्टर की, रिड्यूसिंग पावर की। डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चे? ध्यान रखना, ध्यान का रखना, समझ के करना। जब मैं नीचे जाती जाऊंगी तो मेरा क्या हो रहा है? बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड वीक हो रहा है। और अगर बॉन्ड वीक हो रहा है मेरा बेटा तो हाइड्रोजन क्या है? आराम से निकल सकता है। तो मतलब उसका जो रिड्यूसिंग पावर होगी डाउन द ग्रुप जाके क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बेटा, नीट में कम से कम 5-6 बार आया हुआ ये ऑर्डर कि डाउन द ग्रुप ग्रुप 15 में रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ या रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? तो डाउन द ग्रुप क्या होगा मेरा बेटा? इंक्रीज होगा। ठीक है। तो यानी कि सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा आपका? बिस्मथ का, फिर एंटीमनी का, फिर आर्सेनिक का, फिर फास्फोरस का, और फिर अमोनिया का। क्लियर है मेरा बेटा? यस मैम। अच्छा, उसके बाद आप ऐसे भी बोल सकते हो मेरा बेटा, इसको आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो इन तीनों पॉइंट्स को कि नाइट्रोजन के पास आप बोलोगे 2p है और हाइड्रोजन के पास 1s है। फास्फोरस के पास क्या है? 3p है, ये 1s है। इसके पास क्या है? 4p 1s, 5p 1s, 6p 1s। अब तुम खुद देख लो किस वाले केस में ओवरलैपिंग अच्छी होगी? नाइट्रोजन वाले के केस में होगी ना, बिकॉज जैसे नीचे जाते जा रहे हो और वाइटल का साइज भी तो बढ़ रहा है ना। छोटू सा 1s, इतना बड़ा तुमने 6p ले लिया, दोस्ती क्या? कुछ भी नहीं होगी वो तो, है ना? तो इसको आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते। क्लियर है? चलो एक बार फटाफट देख लो एनसीईआरटी क्या लिखती है। एनसीईआरटी ये लिखती है कि द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीज फ्रॉम NH3 टू BiH3। बस वो इतना लिख के छोड़ देती है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है? विच कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बस इतना लिख के उसने छोड़ दिया। आगे आओ। फिर वो बोल रहे हैं रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया। मतलब अमोनिया कम रिड्यूसिंग एजेंट होगा, माइल्ड मतलब कम रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और BiH3 क्या होगा मेरा बेटा? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर है? यस मैम। उसके बाद मैं बात करूंगी बेसिसिटी की। बेटा यहाँ से इस साल क्वेश्चन भी आए हैं तो प्लीज ध्यान से सुनना। और यही एक जो आज मैं कराने वाली हूँ ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं 4 दिन में, कल जो मैंने कराया, ये आने वाले 3 दिन में, 2 दिन में कराऊंगी। आज वाली क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर बेटा मैं बेसिसिटी की बात करूं तो तुम मेरे को सोच के बताना बेसिसिटी का मतलब होता क्या है? Which donates electron pair. Yes, which can easily donate the electron pair. जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, मतलब जितना उसके पास लोन पेयर अवेलेबल होगा देने के लिए, उतनी ही ज्यादा उसकी बेसिसिटी होगी। अपेक्षा, ठीक है? यस मैम। ठीक है। यानी कि इन सबके पास लोन पेयर है मेरा बेटा। यस मैम। यस मैम। देखो, अब तुम खुद बताओ, नाइट्रोजन क्या है? साइज में छोटा है। यस मैम। ठीक है। नाइट्रोजन अगर साइज में छोटा है तो जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो मैं तुम्हें लोन पेयर दिखा रही हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके छोटे साइज के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होगी अराउंड नाइट्रोजन। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो नाइट्रोजन से फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, क्योंकि साइज बहुत बड़ा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होगी, दूर 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 फैली होगी। हाँ या ना? अब क्योंकि इसमें छोटे से एरिया में कंसंट्रेटेड है तो ये आसानी से डोनेट कर देगा। ठीक है। इसको ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर किसी को समझ नहीं आई है तो आप ऐसे समझो, आपके पास 2 पिज्जा हैं, एक तो है स्मॉल साइज, एक है लार्ज साइज। ठीक है। एक आप और क्या कर रहे हो? आप 5 ओरिगैनो के पैकेट जो है छोटे पिज्जे में डाल रहे हो एंड सेम 5 पैकेट ओरिगैनो के आप बड़े पिज्जे में डाल रहे हो। तो किसमें आपको ज्यादा दिखाई देगी? डाली तो आपने सेम है लेकिन ज्यादा डेंसिटी कहाँ दिखाई देगी उसकी? जो छोटे वाला पिज्जा है। ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम। तो नाइट्रोजन वाला क्या करेगा? इजिली डोनेट कर देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको हम और चीजों से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन मैं आपको वो बताऊंगी नहीं, क्योंकि अगर वो मैंने बताया मे बी वो आपने पहले नहीं पढ़ रखा होगा ड्रैगोज रूल, तो हो सकता है कि
आपको समझ में ना आए। बस एक चीज ध्यान रखना मेरे बेटा, अगर मैं बात करूंगी ना इन चारों की, PH3, ASH3, एंटीमनी वाला, बिस्मिथ वाला, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये मैंने शायद बताया होगा, हाइब्रिडाइजेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा बेटा हाइब्रिडाइजेशन तभी होती है जो आपका फाइनल मॉलिक्यूल बन रहा है, अगर वो स्टेबल है ना तभी आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तुम एक बात देखो, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नीचे जाते वक्त साइज बढ़ रहा है और हाइड्रोजन छोटा सा, इनका बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। और अगर बॉन्ड वीक है तो ये बनना ही नहीं चाहेंगे ना, मानते हो कि नहीं बात मानते हो? तो Yes. इस बीच में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। और आपको पता है अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी तो जो इनके ये लोन पेयर है वो कौन सी ऑर्बिटल में पड़े रहेंगे? प्योर एस ऑर्बिटल में पड़े रहेंगे, प्योर एस ऑर्बिटल में पड़े रहेंगे, ठीक है। और जो ये लोन पेयर होते हैं ये किस में होते हैं? आपके sp3 ऑर्बिटल में होते हैं, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई सबको? और अगर सबसे ज्यादा, हाँ हाँ बोलो बेटा, तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी की बात करूंगी तो कौन सा होगा? जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा अमोनिया, NH3, आर्सेनिक वाला, एंटीमनी वाला और बिस्मथ वाला। क्लियर हो गया सबको? जल्दी से बताओ। ठीक है, अच्छा इतनी देखो, इन्होंने पता लिख के छोड़ दिया और बिल्कुल भी रीजन इन्होंने नहीं लिखा। आ रही हूँ मोनिका, एक मिनट रुको। इन्होंने क्या लिखा? सिर्फ लिख दिया कि बेसिसिटी डिक्रीज होगी और कोई रीजन एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन हमें रीजन पता होना चाहिए। आप रीजन क्या, ध्यान, दो बातें बस ध्यान रखना। रीजन क्या दोगे? नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड है छोटे साइज के ऊपर, तो वो इजिली डोनेट कर सकता है। पहली चीज ये याद रखना। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन के ऊपर जो ये लोन पेयर है वो sp3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, जबकि बाकी सब में प्योर s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, बिकॉज बाकी सब में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा देखो क्या लिखा हुआ है। उसके अलावा लिखा हुआ है कि क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और साइज उसका छोटा है, तो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में क्या होता है? NH3 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। ये तो पता है, कोई नहीं, मैं अभी बना के भी दिखा देती हूँ आपको कि हाउ नाइट्रोजन विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। मोनिका आप कुछ पूछ रही थी, पूछो बेटा। मैम NH3 तो बनाएगा ना, मतलब हाइब्रिडाइजेशन उसकी NH3 होगी ना? NH3 तो करेगा हाइब्रिडाइजेशन, उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। यस मैम। हाँ, आगे चलो। इतना क्लियर है? यानी कि इस वाले पैराग्राफ में मैंने आपको कितनी कितनी बातें बता दी? 3 क्वेश्चन बता दिए। पहला स्टेबिलिटी का, आप अपनी एनसीईआरटी में लिखेंगे कि मैम ने इस पैराग्राफ में क्या क्या बता दिया, वरना ये चैप्टर भूल जाओगे बहुत जल्दी। स्टेबिलिटी का बता दिया मैम ने, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का क्या ऑर्डर होगा ये बता दिया मैम ने, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बता दिया मैम ने, बेसिसिटी का ऑर्डर बता दिया। यानी कि मैंने यहाँ से तुम्हारे इस 6-7 लाइनों से मैंने तुम्हारे 4 क्वेश्चन बना दिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे ये टेबल है बड़े काम की, इस पे लिखो, बड़े ही काम की टेबल है, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टेबल। जितनी बार तुम लिखोगे इस पे मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कम है, अब ये नहीं लिखते जाओगे, ठीक है। स्टार मार्क कर लेना इस पे। अब देखो क्या चीजें बतानी है। सबसे पहले जो मुझे लग रहा है जो सबसे इजी रहेगी तुम्हारे लिए, ये वाली चीज, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैं बता चुकी हूँ कि डाउन द ग्रुप आओगे वो कम होती जाएगी। तो देखो 389 से 322, 322 से 297 एंड 297 से 255 हो गई है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ये वाला डाटा आप मत ध्यान रखना, रहने दो। उसके बाद बेटा मैं बात करूंगी बॉन्ड एंगल की। अगर तुम देख पा रहे हो बॉन्ड एंगल अमोनिया का कितना है? 107 है। ये देखो 93.6, 91.9, यानी कि डाउन द ग्रुप जब आप जा रहे हो मेरा बेटा, तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। Yes. एंगल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा बेटा नाइट्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इधर देखो, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो ये देख रहे हो आप, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच के रखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, भूखा है इलेक्ट्रॉन का, तो ये अपनी तरफ शिफ्ट करके रखेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करके रखेगा तो यहाँ पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी हो जाएगी, और अगर इकट्ठी हो गई तो इनके बीच में क्या होगा? युद्ध होगा, घमासान लड़ाई होगी, रिपल्शन करेंगे, कहेंगे भैया हम तो पास आ गए, दूर जाओ।
तो दूर हटने के चक्कर में इनका एंगल क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, यानी कि इनका एंगल क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू PH3, ASH3 एंड SPH3। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, आर्सेनिक की तो भैया फॉस्फोरस से भी कम है, और एंटीमनी की तो सबसे कम हो जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करके रखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा एंगल क्या हो जाएगा, इसमें ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू PH3, आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमनी और देन बिस्मथ। हाँ अपूर्वा बोलो। मैम जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पुल करके रखेगा, तो ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को भी पुल करके रखेगा। उसकी बात नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबके ऊपर है ना, आप इसको देख के डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। यस मैम। हाँ, क्योंकि सबके ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको देख के डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या बताना पड़ेगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करके रखेगा। अगर ठीक है वो इसको अपने पास भी रखना चाहेगा, बट होगा तो कुछ नहीं ना। जो आप बोल रही हो ना, वो NH3 और वाटर को जब हम कंपेयर करते हैं तब हम ये वाला बोलते हैं, जो आप आई थिंक यही सोच रही हो कि यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होने की वजह से वो दूर जाएगा तो एंगल क्या होगा, खुल जाएगा, और वाटर के केस में 2 लोन पेयर होते हैं तो ज्यादा रिपल्शन होती है। डिपेंड करता है कि वो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी एक्सप्लेनेशन भी चेंज होती जाएगी। अब वो यहाँ से क्योंकि बॉन्ड एंगल का पूछ रहा है, तो बॉन्ड एंगल को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच के रखना चाहेगा, और अगर खींच के रखना चाहेगा तो उनमें रिपल्शन होने के कारण इनका एंगल क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। जबकि बाकी में ऐसा नहीं होगा, बाकी का देखो 90 के आसपास है सबका एंगल। ठीक है, चलो उसके बाद अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगी तो डाउन द ग्रुप जाते जाते डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि बिस्मथ का साइज बहुत बड़ा है, हाइड्रोजन का बहुत छोटा है, तो डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? यस मैम। यस मैम। अब आती है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आज की क्लास की, जो की है इनके ऑर्डर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो कि आपको आज ही क्लास में रट के जाने हैं। चलो देखो, मेल्टिंग पॉइंट का मेरा बेटा अगर मैं तुम्हें ऑर्डर बताऊं तो तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो क्या, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है इसका, किसका, NH3 का है, एंटीमनी का, बिस्मथ का तो उन्होंने लिया ही नहीं, उसकी तो कोई औकात ही नहीं छोड़ी इन्होंने। ठीक है, आर्सेनिक का 3rd पे है और फॉस्फोरस PH3 का 4th पे है। तो बेसिकली अब हमें ये देखना है, हमें याद करना है ऑर्डर, बट हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं ताकि हम इसको लंबे टाइम तक क्या कर सके, अपने दिमाग में रख सके। तो मुझे जहां तक इस चीज की समझ में आ रही है, तो मेल्टिंग पॉइंट NH3 का इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। देख रहे हो, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है वो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा अमोनिया को मेल्ट करने के लिए। ठीक है, तो अमोनिया का इस वजह से ज्यादा है। क्लियर है? उसके बाद तुम्हारा क्या है, एंटीमनी का ज्यादा है, तो एंटीमनी का ज्यादा है, फिर आर्सेनिक का ज्यादा है, और फिर तुम्हारा PH3 का ज्यादा है। तो इनको इन्होंने किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया, इनको इन्होंने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं, हर मॉलिक्यूल में लगते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है ना मेरे बेटा, वंडरवॉल फोर्सेस वहां पे स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा मेल्ट करने के लिए। यानी कि कहने का मतलब ये है, इन्होंने पहले तो कंसिडर किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, उसके बाद इन्होंने जो ऑर्डर लगाया है वो ऑन द बेसिस ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस लगाया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद करना है तुम्हें, तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा पेपर में, तुमसे सीधा ऑर्डर पूछेंगे। और अब की बार जो पेपर में आया था 2024 में, वो आया था बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट पे उन्होंने असर्शन और रीजन पूछा था। मेल्टिंग पॉइंट का क्लियर हो गया, अमोनिया, देन एंटीमनी, आर्सेनिक और PH3। अगर मैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या दिख रहा है तुम लोगों को, पंगा दिख रहा है क्या कुछ? मुझे तो दिख रहा है। इन्होंने सबसे ज्यादा बिस्मथ का लगा दिया, फिर एंटीमनी का लगा दिया, उसके बाद नाइट्रोजन वाला, फिर आर्सेनिक वाला, और फिर बेटा यहाँ पे, यानी कि बेटा बॉइलिंग पॉइंट में ये क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट में ये पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ये पहले वंडरवॉल फोर्सेस को कंसिडर कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनके अकॉर्डिंग बिस्मथ का आ जाएगा,
जनरली आपके पेपर में, जो नीट का पेपर होता है उसमें बिस्मथ वाले का नहीं देते हैं, इट्स ओके, तुम पूरा ऑर्डर याद करो। फिर एंटीमनी का देंगे, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट, ये डोमिनेंट फैक्टर रोल प्ले करेगा, उसके बाद फिर दोबारा से वंडरवॉल फोर्सेस वाला करेगा। आई नो कंफ्यूजिंग है, बट इसको याद आपको करना है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट में क्या किया, आंखें बंद करो अपनी। मेल्टिंग पॉइंट में पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लिया, फिर वंडरवॉल फोर्सेस को लिया। बॉइलिंग पॉइंट में पहले वंडरवॉल फोर्सेस, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर दोबारा वंडरवॉल फोर्सेस को लिया। तो ये दोनों जो हैं आज की क्लास के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया है। जल्दी से इसको आंख बंद करके फिर बोलो खुद से और मुझे थम्स अप करो ताकि मैं आगे बढ़ूं कि मैम हाँ हो गया है। और ऐसे मत सोचना कि ये हमें याद रहेगा, अगर आप 1 महीने बाद उठाओगे तो भूलोगे, कोई बात नहीं, इसलिए कह रही हूँ अपने बुक्स में हाईलाइट कर लो ताकि जब तुम बुक उठाओगे तो तुम्हें याद रहे कि हाँ मैम ने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। तभी मैं तुम्हारे एनसीईआरटी में ही लाइन लिखवा रही हूँ। एनसीईआरटी को हाईलाइट मेरा करवाने का मतलब ही यही है ताकि जब तुम एनसीईआरटी उठाओ तो तुम्हें पता रहे, ठीक है। चल अब आगे चलते हैं मेरा बेटा। नेक्स्ट आता है, जब तुम इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी देखोगे तो जितने भी एलिमेंट्स हैं बेटा ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ये 2 टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे, E2O3 और E2O5, ठीक है। तुम देख ही रहोगे यहाँ पे एलिमेंट की क्या है, +3 और यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यही कॉमन होती है, इसलिए E2O3 और E2O5 के टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे। क्लियर है। आगे देखो वो क्या कह रहा है, जो ऑक्साइड तुम्हारे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, वो ज्यादा एसिडिक होगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से। यानी कि अगर मैं पूछूं एक एलिमेंट तुम्हारा +5 में है, दूसरा +3 में है, तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा मेरा बेटा, जिसका +5 होगा। तुम लोगों को पता है जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उस उतना ही इलेक्ट्रॉन के लिए उसको क्या रहेगी, भूख रहेगी, ठीक है मेरे बेटा, समझ रहे हो। तो ध्यान रखना एसिडिक कैरेक्टर में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा नहीं होती, ये चीज जो मैं बता रही हूँ, बट यहाँ पे ऑक्साइड्स के केस में आप बोल सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा एसिडिक कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब हमें पता है नीचे जाते वक्त तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है, तो मतलब एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? यस मैम। अच्छा, उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं तुम्हारे पास, इधर आओ, कहाँ पे लिखूं मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे। एक तुम्हारे पास है N2O3, P2O3, आर्सेनिक का ऑक्साइड, और क्या है एंटीमनी का ऑक्साइड और बिस्मथ का ऑक्साइड। तो एक बार बताओ ये दोनों आपके पास क्या होंगे, एसिडिक होंगे। ये दोनों क्या होंगे, याद करो एम्फोटेरिक होते हैं ये, मतलब इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी भी और बेसिक भी है। याद करो मैंने तुम्हें कहाँ बताया था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, याद करो मैंने तुम्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की एक ट्रिक बताई थी, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सो, उसमें आर्सेनिक और एंटीमनी भी थे। और ये बिस्मथ वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा बेसिक ऑक्साइड। नीट में क्वेश्चन आ चुका है और तुम्हें मैंने डीपीपी में भी दिया आज ये क्वेश्चन, हाईलाइट कर लेते हैं इसको। जल्दी से मुझे थम्स अप दे दीजिए, यस मैम, ठीक है। तमनप्रीत, काजल, सिद्रा, नम्रता, अंकिता, प्रियंका, अनिरुद्ध, महेश, चांदनी, अर्चना, संचिता, किरण, अक्षय, ओम। जो बच्चे लेट आए हैं बेटा टाइम पे ज्वाइन किया कीजिए। अगर आपने एक भी क्लास इसकी मिस की ना इनऑर्गेनिक की, तो अगले दिन कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। चल बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा लास्ट में ओरल टेस्ट भी लूंगी। आगे बढ़ते हैं मेरा बेटा। उसके बाद है हेलोजन के साथ। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोजन के साथ, फिर हमने ऑक्सीजन के साथ, हाँ ऑक्सीजन के साथ, और फिर अब हेलोजन के साथ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, अगर ये हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये EX3 और EX5 के टाइप के कंपाउंड्स बनाएंगे, है ना, जैसे ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बना रहे थे E2O3 और E2O5 वाले, राइट। एक इन्होंने ना इंपॉर्टेंट चीज ये लिख दी मेरा बेटा
कि जो नाइट्रोजन है ना वो पेंटाहैलाइड नहीं बनाएगा। मतलब मेरा बेटा उसका कहने का क्या मतलब है कि जो नाइट्रोजन भैया जी है ना, वो अगर मान लो तुम चाहते हो NF5 या तुम चाहते हो कि NCl5 बनाते, और तुम चाहते हो एक हो PCl5, तो PCl5 तो एग्जिस्ट करेगा बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें कल बताया था नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता। रीजन क्या था? रीजन आपको सबको पता है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं होती मेरा बेटा, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होती है। नहीं होता। ठीक है, फिर उसने एक और लाइन बोली। एक और लाइन क्या बोली उसने कि जो पेंटाहैलाइड्स होते हैं वो ज्यादा कोवेलेंट होते हैं ट्राईहैलाइड से। यानी कि मेरा बेटा अगर मेरे पास, इधर देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, अगर मेरे पास एक है +5 में, एक है +3 में, तो अगर मैं तुमसे पूछूं ज्यादा कोवेलेंट कौन सा होगा, तो यही होगा मोर कोवेलेंट। यस मैम। किस बेसिस पे बताया? कौन सा रूल बताया था मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में? किसी को याद है क्या? आपने कैसे बोला यस मैम? आपको कैसे पता? क्योंकि मैं बोल रही हूँ इसलिए। हाउ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मोर कोवेलेंट देन +3 वाले से? जानवी आप बताओगे कौन सा था? चित्रा, प्रियंका, नम्रता? पजांस रूल भूल गए? यस मैम। पजांस रूल क्या कहता है? जितना पॉजिटिव चार्ज होगा कैटायन पे उतना ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। और क्या बताता है? जितना ज्यादा अनायन पे चार्ज होगा उतना वो कोवेलेंट होगा। या वो ये भी बोलता है जितना साइज छोटा होगा कैटायन का उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, तो दोनों में मिक्सिंग होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और जितना बड़ा साइज अनायन का होगा उतना ही वो क्या होगा? कोवेलेंट होगा। तो ये इसलिए मैं कहती हूँ कि जो ग्रुप पी ब्लॉक वाली केमिस्ट्री है उसके लिए आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर भी आना चाहिए, उसके लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर भी आना चाहिए। अब ऐसे नहीं बोल सकते हो क्योंकि मैंने सिखाया है। अब इसने देखो सीधा ये लिख के छोड़ दिया, क्या लिख के छोड़ दिया? दिस इज ड्यू टू पेंटाहैलाइड में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसमें +3 दिखाते हैं। तो वो बोल रहा है जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा उसकी मोर पोलराइजिंग पावर होती है। याद करो, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी मतलब उतना ज्यादा, कहने का क्या मतलब है, कैटायन में जितनी ताकत होगी ना उतना वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर सकता है? पोलराइज कर सकता है, अपनी तरफ खींचेगा वो। ठीक है, +3 से। यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज मोर इन पेंटाहैलाइड्स। रीजन पजांस रूल। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ये सारे जब तुम एनसीईआरटी ओपन करोगे ना और जब तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे नजर मारोगे, आज तो मत मारना क्योंकि कल तुम्हारा टेस्ट है, जब तुम मंडे को क्लास में आओगे तो जितना मैंने पढ़ाया है ना, जब तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे नजर मारोगे तो यही क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे जो मैं क्लास में बोल रही हूँ। फिर वो बोल रहा है कि ऑल द ट्राईहैलाइड्स, इधर देखो, जितने भी ट्राईहैलाइड्स हैं इन एलिमेंट्स के वो स्टेबल होते हैं, नाइट्रोजन के नहीं होते हैं। पहले तो वो बोलता है नाइट्रोजन के नहीं होते हैं स्टेबल, फिर वो बोलता है कि एक होता है जो कि स्टेबल होता है, और यही तो एक्सेप्शन है। फिर या तो तुम बोलो मत। अब वो बोल रहे हैं, पहले बोल रहे हैं नाइट्रोजन के स्टेबल नहीं होते, बाकी सबके होते हैं। फिर कहता है NF3 नाम का एक बंदा है वो स्टेबल होता है। ठीक है, फिर वो बोलते हैं नीचे जाते वक्त क्या होता है आप लोगों का? क्या होता है? बिस्मथ की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कायदे से ये आयनिक होना चाहिए नेचर में, लेकिन ये एक्सेप्शन है। ये क्या होता है मेरा बेटा? बोलो बोलो बोलो। कोवेलेंट। तो यही होती है इनऑर्गेनिक। जगह जगह पे एक्सेप्शन ठूस रखे हैं इन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ने हैं चैप्टर। तभी मैं हमेशा पी ब्लॉक लास्ट में ही कराती हूँ, बट अभी अपने को थोड़ा सा पहले करना पड़ा। ठीक है, तो ठीक है, अब करना है तो फिर क्या करें, बाद में रट्टा मारना, आप अभी मार लेना रट्टा। ठीक है, चलो, बाकी मैं ट्राई कर रही हूँ आप लोगों को। मैम लास्ट वाली दोबारा से एक्सप्लेन करोगी, लास्ट वाली लाइन? मैंने ये बोला है बिस्मथ में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कायदे से ये आयनिक होना चाहिए, क्योंकि आप अभी मैंने आपको पढ़ाया पेंटाहैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट, लेकिन वो बोल रहा है कि BiF3 प्रीडोमिनेटली कोवेलेंट नेचर में होता है, मतलब कोवेलेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो मैं इस पे हाईलाइट कर देती हूँ, इस पे और इस पे, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, Yes. क्वेश्चन पे आए। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं बेटा। हाय दिया, बहुत दिनों बाद दिखाई दे बेटा। यस मैम, बारिश की वजह से। अच्छा, करो बेटा, हैंड रेस करो जिसको जिसका हो रहा है। आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ठीक है। क्या हुआ, बस इतना अच्छा लग रहा था तुम्हें फील तो कि किसी का आंसर ही नहीं आ रहा है। काजल, अंकिता, अपूर्वा, आप बताओ। मैम ऑप्शन डी। 1 सेकेंड, ये बोलो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ, क्यों? क्योंकि हमारा इसमें दिया है कि पेंटावेलेंट ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 इज लेस एसिडिक। तो हमें जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5 से +3 पे जाती है, और डाउन द ग्रुप जो एसिडिक कैरेक्टर है वो भी डिक्रीज करते हैं। तो मतलब कि +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा एसिडिक होनी चाहिए, और इसमें दिया है कि लेस एसिडिक। शाबाश। स्टेटमेंट 2। और इसमें भी है कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ट्राइवेलेंट ऑक्साइड्स E2O3 का डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो हाँ, ये +5 से +3 पे जाती है, तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर पे डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, तो ये सही भी है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो जाएगी तुम लोगों की, फॉल्स हो जाएगी, और सेकंड क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। क्लियर है सबको? यस मैम। जल्दी से मुझे थम्स अप दो। सबसे पूरी क्लास में सिर्फ 2 बच्चों ने हैंड रेज किया था, 2 से 3 में। बड़ी गंदी बात है भाई। ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं बेटा, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक में से। वेरी गुड, शाबाश। करो करो करो, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जा रहे हो भाई। वेरी गुड। शिवा, क्या होगा? ऑप्शन सी। बिटवीन NH3 एंड PH3, NH3 बेटर डोनर। हाँ, इसके पास ज्यादा अच्छे से डोनेट करता है क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट होता है sp3। यस, ठीक है, sp3 में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यस, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, PH3 में प्योर s ऑर्बिटल में होते हैं, तो आपको पता है वो न्यूक्लियस के पास होती है, तो देने भी नहीं देगा इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे भी आप सोच सकते थे। चलो, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये मैं बता देती हूँ, इधर आओ। वो पूछ रहा है कि NCl3 हाइड्रोलाइज हो जाता है बाय वाटर, मतलब जब तुम NCl3 की रिएक्शन पानी से कराते हो तो वो रिएक्शन हो जाती है, जबकि NF3 की नहीं होती। क्या ये बात ठीक लग रही है किसी को? NCl3 की हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, NF3 की नहीं होती है। एक बार बताओ, NCl3 में होगा क्या? एक बार बताओ, पानी के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और क्लोरीन के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है।
ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के डी ऑर्बिटल में दे सकता है, मतलब रिएक्शन हो सकती है। जबकि NF3 में क्या है मेरा बेटा, फ्लोरीन के पास तो कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर कहाँ देगा, जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है। रीजन क्या है, स्टेटमेंट 2 क्या है, नाइट्रोजन डज नॉट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, यस, तो दोनों ही स्टेटमेंट कैसी है मेरा बेटा, ट्रू। मैम ठीक है जी, मैम हाँ बोलो। मैम पहले में तो क्लोरीन के पास था ना वेकेंट ऑर्बिटल, और हाँ। दूसरे में फ्लोरीन के पास नहीं था, हाँ, तो ये सेकंड स्टेटमेंट कैसे ट्रू हो गई? नाइट्रोजन भी है ना वेकेंट डी, बोला इसके पास नहीं है नहीं नाइट्रोजन। नहीं नहीं, इधर आओ इधर आओ, उसने देखो देखो, अगर ये बोलता ना रीजन तो मैं फिर भी बोल सकती थी कि रीजन करेक्ट नहीं है, लेकिन ये बात तो ठीक बोल रहा है ना, नाइट्रोजन डज नॉट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। यस मैम। तो आपसे यही पूछा था, स्टेटमेंट 1 ट्रू है या फॉल्स है, तो दोनों ही ट्रू। ओके मैम। क्लियर है सबको? चलो यस मैम। ये वाला कीजिए, इसमें भी तुम्हें यही बताना है, हैंड रेज कर लेना, ट्रू है या फॉल्स है, बस तुम्हें ये नहीं बताना करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। काफी सारे बच्चे भाई क्लास में आ गए हैं, लेट आए आई गेस ना कुछ बच्चे आज। बस तुम लोग ना टेस्ट अच्छा करते हो प्लीज, करो करो हैंड रेज करो, वेटिंग। शाबाश, करो करो। अनिरुद्ध बता बेटा। यस मैम। स्टेटमेंट 1 सही है गलत है? NH3 ज्यादा बेसिक है NF3 से या नहीं है? अंकिता आप बताओ बेटा। मैम बोलो, तुमने हैंड रेज किया ना, बताओ। मैम फॉल्स। क्या हो गया? सिद्रा आप बताओ। मैम स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट बताओ ना। यस मैम। सही है क्या स्टेटमेंट फर्स्ट? नो मैम सेकंड। फर्स्ट गलत है रानी? मैम फर्स्ट ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्यों ट्रू है यही पूछ रही हूँ, कोई मुझे बताएगा फर्स्ट क्यों ट्रू है? यस मैम। मैम वो लोन पेयर इजीली डोनेट कर देगा इसलिए। तो इसके पास क्या खराबी है, इसके पास भी है लोन पेयर तो। मैम जो फ्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन, देयरफॉर फ्लोरीन नहीं चाहेगा कि वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा अपनी तरफ खींचेगा, तो नाइट्रोजन जो है ना, मतलब सेफ फील नहीं करेगा, उसको लग रहा है कि कोई उसको खींच रहा है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं होगी, बिकॉज फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों ही ट्रू है। ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन करो, इनमें से सबसे वीक बेस बताना आपको कौन है, वीक बेस जो बहुत ही बिल्कुल ना खुश होगा अपने इलेक्ट्रॉन देने से, बताओ। और जगह नहीं है। आप लोग तुक्के मत मारा कीजिए, व्हेन यू गिव द आंसर ना, तो आपके पास रीजन होना चाहिए कि आप ये चीज क्यों बोल रहे हो, या तो गलत बोलो या सही बोलो, एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही, दिमाग में चल क्या रहा है तुम लोगों के। नम्रता आप बताओ बेटा।
मैम ऑप्शन ये वाई बेटा? मैम इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एफ। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन की वजह से क्या होगा, NF3 क्या है, वीक बेस होगा। क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड। चलो आगे चले, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी अपने पास टाइम है। देखो अब क्या है ना, वैसे तो ना उसने जो आपके सिलेबस में है वो इतना ही था ग्रुप 15 जितना मैंने करवा दिया, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहती हूँ जो आई फील पेपर में आ सकती। ठीक है, तो अब हम एक्स्ट्रा वाला पढ़ रहे हैं जहाँ पे हमें लग रहा है पेपर में आ सकता है। तो तुम्हारा अमोनिया करके एक टॉपिक होगा जिसमें अमोनिया तो पता है ना, NH3। ठीक है, तो फर्स्ट उसका प्रिपरेशन आता है कि अमोनिया को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस तुम एक बार रीड कर लेना, इसको रीड कर लेना कि किस किस तरीके से अमोनिया बना सकते हो। वो कह रहा है कि अमोनिया जो प्रेजेंट होती है वो एयर और सोयल में प्रेजेंट होती है। तो अगर तुम यूरिया की रिएक्शन करा देते हो पानी के साथ तो तुम्हें अमोनियम कार्बोनेट मिलता है एंड फर्दर वो NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड पानी दे देता है। अगर तुम्हें स्मॉल स्केल पे ही अमोनिया बनाना है तो तुम क्या ले लो, सोल्ट ले लो, NH4Cl ले लो या अमोनियम फॉस्फेट ले लो और इनकी रिएक्शन करा दो, उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ या अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन करा दो NaOH के साथ, तो इससे भी क्या होगा, तुम्हें अमोनिया मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको रीड करना है, इसको लर्न नहीं करना है। सुन रहे हो मेरी बात? इसको लर्न मत करना, इसको सिर्फ रीड करना। 0.00001 ही चांसेस है कि पेपर में आएगा। क्लियर है मेरा बेटा? यस मैम। ठीक है, हाँ। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ना बेटा, ये इम्पोर्टेंट है। हालांकि ग्रुप 15 में NMC ने ये सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुमने ली-चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा है? यस मैम। अगर तुमने ली-चैटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है जो कि तुम्हारे सिलेबस में है, तो अगर यहाँ से एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया तो तुम उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, भाई तूने क्यों दे दिया, ये तुम तो लिखा ही नहीं था सिलेबस में। तो बेटा आपको पता है एक बहुत ज्यादा पॉपुलर हैबर प्रोसेस है, अगर तुम्हें लार्ज स्केल में अमोनिया मतलब अमोनिया चाहिए तो उसके लिए कौन सा वाला मेथड होता है, हैबर प्रोसेस वाला होता है। इसमें हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किए थे इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, अगर तुम्हें याद आ रहा है या भूल गए सब कुछ? भूल गए तो पिटाई करूंगी तुम लोगों की। और जो इसमें डेल्टा H होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब ये रिएक्शन कैसी होती है मेरा बेटा, एक्सोथर्मिक होती है। याद करो मैंने तुम्हें बताया था, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है और बैकवर्ड एंडो होगी। अगर तुम चाहते हो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अमोनिया मिले तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल तुम्हें टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम टेम्परेचर को कम करोगे तभी वो एक्सोथर्मिक वाली डायरेक्शन में जाएगी। और प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने प्रेशर को ज्यादा किया तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। क्लियर होगी ये बात? अब ये कहने को तो पी ब्लॉक का है, लेकिन हम ये ऑलरेडी कहाँ पढ़ चुके हैं मेरा बेटा, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो ये पेपर में आ सकता है। तो आपको वो क्या बोल रहा है, हाई प्रेशर वुड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। जो ऑप्टिमम कंडीशंस चाहिए उसके लिए कितनी चाहिए, टेम्परेचर वो बोल रहा है 700 केल्विन के आसपास तो चाहिए और प्रेशर इतना। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम मत कर देना, अगर तुमने बहुत ज्यादा कम कर दिया तो मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, मोशन, उनका मोशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, रुक जाएगा। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं करना, जो ऑप्टिमम कंडीशन है, मतलब इतना टेम्परेचर प्रेशर हो, ये इतना होना चाहिए। मैम ये याद करना है क्या? नहीं, बस ये याद रखना, टेम्परेचर को कम करना है और प्रेशर को ज्यादा करना। ठीक है, इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है सो दैट तुम्हारा रिएक्शन फास्ट हो जाए, आयरन यूज होता है, और कुछ बहुत ही छोटी अमाउंट में पोटेशियम का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड यूज किया जाता है टू रिएक्शन इंक्रीज द रिएक्शन रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट पढ़ा दिया ना तुमको मैंने? यस मैम। इक्विलिब्रियम को अटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलो वो क्या कह रहे हैं, पहले के टाइम में क्या करते थे हम, आयरन को यूज करते थे कैटलिस्ट के साथ, और मोलिबेल्डियम क्या था, प्रमोटर था। प्रमोटर का मतलब जो रिएक्शन को प्रमोट करता है फास्ट करने में। आज के टाइम में हम क्या यूज कर रहे हैं, आयरन के साथ ये डाल देते हैं। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। क्लियर है? यस मैम।
चलो, उसके बाद है अमोनिया की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो तुम्हें याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी ये है मेरा बेटा कि तुम्हें अमोनिया का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। क्या मेरे बच्चों को अमोनिया का स्ट्रक्चर पता है? यस अब कौन कहेगा कि ये सिलेबस में नहीं है? सिलेबस में तो है, केमिकल बॉन्डिंग में है ये, तो तुम बोल सकते हो एग्जामिनर को क्यों दे दिया हमें, नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। ठीक है मेरा बेटा, इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है, शेप ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, और एंगल आप लोगों को पता ही है 107.8 डिग्री का। पहली बात क्लियर है सबको? चलो, ये मैंने ऊपर वाला सारा समझा दिया। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करता है सॉलिड और लिक्विड स्टेट में। ठीक है, और अगर तुमने नोटिस किया हो कभी लैब में अमोनिया तुमने देखा हो, तो अमोनिया जो होता है पानी में बहुत ज्यादा सोलुबल होता है। ठीक है, रीजन क्या होता है? सेम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही वो सोलुबल होता है। तो जब अमोनिया पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बना लेता है? NH4OH बना लेता है। तुम समझ रहे हो? मैं आपको ना ये बिल्कुल ऐसी उसमें लैंग्वेज में समझा रही हूँ ताकि जब तुम NCERT रीड करो तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। पहली चीज क्या बताई? स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। दूसरी चीज क्या बताई? अमोनिया पानी में सोलुबल होता है, रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो NH4OH बन रहा है, इसको आप अमोनिया सॉल्यूशन बोल दो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया बोल दो। और मेरे सब बच्चों को पता है ये क्या होता है? वीक बेस होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा? वीक बेस होने के कारण ये क्या करता है? कुछ सोल्ट के साथ क्या कर देता है? कुछ सोल्ट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, किसके साथ मिलके? देखो, जिंक सल्फेट अगर आप ले लोगे अमोनिया सॉल्यूशन के साथ, अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो आपको जिंक हाइड्रोक्साइड मिलता है। कैसे? इधर आओ, इसको दो में तोड़ लो, जिंक में तोड़ लो, सल्फेट में तोड़ लो, इसको NH4+ में तोड़ लो, OH नेगेटिव को तोड़ लो, पॉजिटिव नेगेटिव की जोड़ी बना लो। इसकी जोड़ी सल्फेट के साथ, इसकी जोड़ी OH के साथ। बताओ, कुछ मुश्किल है याद करना इसको? बताओ मेरे को। नो मैम। ये ध्यान रखना, कौन से कलर के होते हैं ये? कौन से कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं? वाइट। अगर तुम लैब में जाते हो तो लैब में जो प्रैक्टिकल होते हैं तुम लोगों के, क्वालिटेटिव एनालिसिस, वहां पे ये टेस्ट होते हैं तुम्हारे। मुझे नहीं पता कितना प्रैक्टिकल तुम लोगों को करवाया जाता है, हालांकि वहां पे सिखाया जाता है ये। तो ना, अब तुम ये भी नहीं बोल सकते एग्जामिनर को ये तो सिलेबस में नहीं है, वो कहेगा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में है तुम्हारा, लो बताओ। ठीक है, तो वो कुछ भी दे सकता है, इसलिए जो जो मैं करवा रही हूँ वो पढ़ते जाओ। यहाँ पे देखो, Fe3+ में तोड़ दो इसको, और 3Cl नेगेटिव में तोड़ दो, इसको NH4+ में ब्रेक कर दो, और ये पॉजिटिव नेगेटिव की जोड़ी बना दो। NH4 के साथ जाएगा Cl और Fe के साथ जाएगा OH, तो ये आपको फेरिक ऑक्साइड मिल जाएगा, ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है। क्या क्या बता दिया इस पेज में? जल्दी से रिकॉल करो आंखें बंद करके, क्या क्या बता दिया? जल्दी से रिकॉल करो। हो गया? याद हो गया? यस मैम। ठीक है, अब उसके बाद मैम आप तो कहते हो ये इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो मैम ये तो लुईस बेस हो गया फिर, है ना? जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो लुईस बेस भी होता है, यानी कि अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे कॉपर, भैया जी इधर आओ, कॉपर के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे के ये बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जो कि याद रखना आपको कौन से कलर का होता है? गाढ़ा ब्लू। अब इधर देखो, यहाँ पे देखो क्या है? Cl नेगेटिव क्या है? जैसे इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है तो Ag+ को देके AgCl बना लेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। ठीक है, और फिर जो AgCl बना है, या सिंपल आप ऐसे बोल सकते हो कि अमोनिया Ag को देके ये कंपाउंड बना दे रहा है। ये क्या होता है? कलरलेस होता है। ये क्या होता है? कलरलेस होता है, क्योंकि अगर तुमने ये चीज शायद कहीं पढ़ी हो, पता नहीं पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, कि क्लोरीन का, मान लो अगर आपके सैंपल में क्लोरीन है और आपको पता लगाना है तो आप उसका सिल्वर नाइट्रेट के साथ टेस्ट कराते हो, और आपको पता है AgCl का जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। यस मैम। जब आप उसको अमोनिया सॉल्यूशन में डाल देते हैं वो सोलुबल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कलरलेस। क्लियर है? ये जब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, अगर अपने को टाइम होगा, जो कि होगा, मैं हर साल पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो वहां पे मैं आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी कराऊंगी।
ठीक है, दो तरह की प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, एक तो इनऑर्गेनिक वाली है, ऑर्गेनिक वाली है। ऑर्गेनिक वाली तो मैं करवाऊंगी पहले, इनऑर्गेनिक वाली टाइम मिला तो मैं जरूर करवाऊंगी, वरना मेरे पास एक टीचर का लेक्चर भी रखा हुआ है, जनरली मैं वो बच्चों को प्रोवाइड करा देती हूँ। बट अभी मत सोचना उसके बारे में, जब तुम्हारा पूरा 11th-12th का सिलेबस हो जाएगा उसके बाद वो चीज करेंगे हम, ठीक है। चलो यस मैम। Yes. उसके बाद है कुछ कुछ चीजें हैं जो मेरा बेटा ध्यान रखना है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स क्या क्या है ये आपको करना है, ये आपको नहीं करना है। पहले के टाइम में ये अपन करते थे रिएक्शंस, और ये इंपॉर्टेंट भी होती थी, बट अब ये आपके सिलेबस में नहीं। आपको क्या करना है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पता होने चाहिए, उन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है नाइट्रोजन की वो पता होना चाहिए, उनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वो न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, क्या है ये पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ इधर, सबसे पहले मैं बात करूंगी बेटा N2O की। क्या तुम N2O में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो? यस मैम। Yes. यस मैम। क्या तुम NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो? Yes, Yes. ma'am. याद करो मेरे वो दिन, याद करो मेरे वो दिन जब मैंने तुम्हें न्यूट्रल ऑक्साइड को याद करने की एक ट्रिक बताई थी, नो को नाश हुआ। यस मैम। पता नहीं किसको याद है, नो को नाश हुआ मतलब NO, CO, N2O और वाटर, ये न्यूट्रल होते थे। तो क्या बताओ तुम्हें याद करने में कोई दिक्कत है? N2O न्यूट्रल होता है, ये भी न्यूट्रल है, खत्म। न्यूट्रल बोले तो कोई चार्ज नहीं है। हो गया क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, ये तुम्हें नहीं करने हैं। क्या तुम N2O3 पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो? बताओ, इन पे निकाल सकते हो नहीं? यस मैम। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है जो N2O3 होता है वो ब्लू सॉलिड होता है, ब्लू कलर का होता है और एसिडिक होता है। मैम ये तो आपने अभी बताया N2O3 एसिडिक होता है, सही है ना, बता दिया, तुम्हें याद रहेगा। NO2 की कैसी गैस होती है? ब्राउन कलर की गैस होती है, ये भी एसिडिक होता है। N2O4 क्या होता है? एसिडिक होता है। N2O5 भी क्या होता है? एसिडिक होता है। अब मैंने इधर आओ, अब मैंने ब्लू और ब्राउन पे क्यों तुम्हें मार्क करवाया? क्योंकि बाकी सारी गैसेस कलरलेस है, सिर्फ N2O3 और NO2 ही क्या है, कलर्ड है। एक ब्लू सॉलिड है और एक ब्राउन गैस है। और ये अगर आप लोगों को ये चैप्टर बोरिंग लग रहा है ना, तो फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए ये मत सोच रहा मैम ये क्या है, इतनी सारी चीजें याद करवा रहे हो आप, क्या करें, करना पड़ेगा मेरे बेटा। डीप लॉग इज ऑल अबाउट रटोफाइंग द चीजें, बट आई एम ट्राइंग टू कि इतना ज्यादा रट्टा ना मानना पड़े, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें तो क्या रट्टा मारना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो आनी चाहिए ना निकालने। 2x - में क्या रटना है? अभी तक मैंने क्या रटवाया है? बस यही तो बोला, N2O3 ब्लू सॉलिड और NO2 ब्राउन गैस है, बस, और तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। अब इनके स्ट्रक्चर याद करने हैं तुम लोगों को, आओ करवाऊं, आ जाओ। सबसे पहला है मेरा बेटा N2। बस तुम मुझे ये बता दो, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। डबल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन को ऐसे लिख दो और ऑक्सीजन को ऐसे लिख दो, ठीक है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, बना दो। इस वाले नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर है, इसके पास भी 2 लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बन गया N2, खत्म। और कौन सा है? और आओ, कौन सा? NO। NO में क्या होगा, चिपका दो NO और O को। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2, बना दो। अब नाइट्रोजन के बाद देखो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 2 तो इसमें पार्टिसिपेट करके ऑक्सीजन के साथ, कितने बच गए? 3। ये लोन पेयर और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। क्या है मेरा बेटा? ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इसके अलावा तुमसे और भी पूछ सकता है कौन कौन सी होती है, तो NO ध्यान रखना, NO, NO2 और ClO2, ये क्या होती है तुम्हारी? ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। एक बार क्वेश्चन आया था ये नीट में, ठीक है। उसके बाद और किसका बना है स्ट्रक्चर? इधर आओ, N2O3 का बना है। चलो N2O3 को किस तरीके से लगाओगे? ऐसे लगा दो, ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सीजन क्या करेंगे? 3 है, तो क्या करें? नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 3। यस मैम। ठीक है भाई, बना दिया। ये लो भाई, ये बना दिया।
अब इसके पास भी 2 पड़े हैं, इसके पास भी 2 पड़े हैं, हम एक ऑक्सीजन चाहिए तो एक ऑक्सीजन के साथ क्या कर देगा ये कोऑर्डिनेट Coordinate. अगर मैं N2O4 की बात कराऊं तो वो एक और बना लेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. यस मैम। इधर आओ। अब ये नहीं है कि मैम बना रही है बस हम तो ऐसे देख रहे हैं, मैम बस चल रहा है जो चल रहा है, घर पे बना के देखना है तुम्हें। पेपर में पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं? पेपर में आता है कि बताओ टोटल लोन पेयर कितने हैं पूरे मॉलिक्यूल पे, तो अगर जब तक तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं आएगा इनके लोन पेयर कैसे काउंट करोगे? ये देखो कैसे काउंट करोगे इनके लोन पेयर जब तक स्ट्रक्चर ही नहीं बनाने आएगा। तो समझ रहे हो मेरी बात? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। O5 का कैसे बनाओगे? इसमें NON बॉन्ड होता है। एक बार पेपर में आया था, बताओ इनमें से NON बॉन्ड किसमें है। एक बार क्वेश्चन आया था, बताओ इनमें NN बॉन्ड किसमें है। तो जब तक पता ही नहीं होगा स्ट्रक्चर तो कैसे बताओगे NON और NN बॉन्ड किसमें है? तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट बना लेगा। ये ऐसे बना, बताओ कुछ मुश्किल है? नहीं है मुश्किल, तुम अपने हाथ से बनाओगे, बनेगा, जरूर बनेंगे। अब ये प्रैक्टिस कब करोगे तुम? आज मत करना, कल मत करना, जब नेक्स्ट क्लास में आओगे ना उससे पहले प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। मैम, हाँ बोलो बेटा। मैम इनके बॉन्ड एंगल भी याद करना है। ना 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 ना, बॉन्ड एंगल मैं पहले ही लिख देती हूँ, याद नहीं करने भाई, इतना थोड़ी ना, हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है हम, मेरे को ही नहीं याद है। बॉन्ड एंगल याद नहीं करने हैं। काटा लगा, सिर्फ स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक बेटा देखो इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, वो 4 तुम्हें दे देंगे मॉलिक्यूल, पूछेंगे NN बॉन्ड किसमें है, वो पूछेगा बताओ इनमें से NON बॉन्ड किसमें है, वो पूछेगा बताओ किसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, वो पूछेगा बताओ भाई किसमें कितने पाई बॉन्ड है, वो पूछेगा बताओ भाई किसमें कितने लोन पेयर है। तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब तुम्हें किससे मिलेगा? इनके स्ट्रक्चर से। ठीक है, मैं 20 सेकंड्स दे रही हूँ, 20 सेकंड्स एक बार अपने दिमाग को समझा लो कि हाँ ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर ज्यादा मुश्किल लग रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। मेरे ख्याल से लगना नहीं चाहिए मुश्किल। हाँ, अगर आपको पहले कभी केमिकल बॉन्डिंग या पीरियोडिक की शक्ल ही नहीं देखी है तो फिर नहीं पल्ले पड़ेगा ये चैप्टर, बट अगर पहले देखी है तो हो जाएगा। देखो जो लोग टॉप करते हैं ना बच्चों, वो भी आप लोगों की तरह ही बच्चे होते हैं। पहले तो ना माइंड में ये चीज बताओ, अगर वो कर सकते तो तुम लोग भी कर सकते हो। और आप लोग जो यहाँ पे पहुंचे हो ना, इतने बच्चों ने टेस्ट दिया था, आप उनमें से सिलेक्ट हुए हो, मतलब आप में कुछ तो ऐसी बात होगी ना जो आप सिलेक्ट होके यहाँ पे आए हो। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो अपने ऊपर विश्वास रखो दैट यू कैन डू इट, मेहनत करो, काम चोरी मत करना कभी। अगर आप सोच रहे हो सिर्फ क्लास में पढ़ लोगे एंड केमिस्ट्री में 180 में से 160 प्लस ले लोगे, वो तो फिर सपने वाली बात हो गई कि सपने देख रहे हो खुली आंखों से। जब तक मेरी बोली गई बात तुम अपने दिमाग में नहीं बिठा लेते कि मैम क्या बोल रही है, क्या हमें घर से करना है, फिर कुछ नहीं होगा। जो मैं बोल रही हूँ मतलब वो करना है। मैंने बोला ना प्रैक्टिस करनी है, बनाने की तो करनी है, क्योंकि अभी और भी स्ट्रक्चर आएंगे, अभी फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है क्या? चलो अभी थोड़ा सा टाइम है, मैं करा देती हूँ, आ जाओ। उसके बाद आता है बेटा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3। अब ये भी तुम्हें याद करने की इसकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, याद हो जाए तो ठीक है वरना मत करना। अगर तुम्हें लास्ट स्केल पे नाइट्रिक एसिड चाहिए, क्योंकि किंग ऑफ केमिकल्स नहीं, वो तो H2SO4 होता है। अगर तुम्हें लास्ट स्केल पे इसको बनाना है तो ओसवाल्ड प्रोसेस से आप बना सकते हो। ये प्रोसेस का नाम याद रखना, ठीक है। कैसे बनाया इन्होंने? अमोनिया लेते हैं ये, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है इसमें बेटा? प्लैटिनम या रोडियम यूज करते हैं। फिर यहाँ पे NO जनरेट होता है। जो NO जनरेट होता है फिर उसको दोबारा ऑक्सीजन के थ्रू पास करवाया जाता है तो NO2 बनता है। फिर इसको क्या किया जाता है? पानी में डिसोल्व किया जाता है, देन आपको HNO3 मिल जाता है, वापस से NO क्या करता है? बाहर निकल जाता है। देख पा रहे हो? तो इस तरीके से HNO3 कर सकते हो। मैम ये याद करना है क्या? नहीं याद नहीं करना, बस ध्यान रखना कौन से प्रोसेस से किया जाता है, ओसवाल्ड प्रोसेस, और कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, बस यही ध्यान रखना, बाकी भूल जाना। ठीक है, तुम बहुत लकी हो मेरा बेटा, तुम बहुत लकी हो कि ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना। इवन एज अ टीचर के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है अगर बच्चे को अगर पूरा चैप्टर पढ़ाना। तुम सोच रहे हो ये पूरा चैप्टर मैं क्या बोल रही हूँ 10 से 12 लेक्चर में होता है, और तुम लोग खत्म कर दे रहे हो 4 लेक्चर में।
तो तुम सोच लो कितना डिलीट कर दिया चैप्टर, और फिर भी कहने को तो ग्रुप 15 उतना ही था जितना मैंने बता दिया था, बट मैं तुम्हें एक्स्ट्रा इसलिए करा रही हूँ ताकि तुम्हारे कहीं से भी नंबर ना कटे, ठीक है। उसके बाद आओ मेरा बेटा, तुम्हें पता है जो नाइट्रिक एसिड होता है कंसंट्रेटेड, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यस मैम। यस मैम। तो वो क्या करेगा, बहुत सारे मेटल्स के साथ रिएक्शन कर देता है, सिर्फ जो आपके गोल्ड और प्लेटिनम होते हैं, नोबल मेटल्स होते हैं, उनके साथ नहीं करता। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ये कॉपर के साथ भी रिएक्ट करता है और जिंक के साथ भी अच्छा खासा रिएक्ट कर जाता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा। हालांकि प्रैक्टिकल में तुम पढ़ते हो तो एग्जामिनर बिल्कुल दे सकता है, वो ये बोलेगा कि प्रैक्टिकल में तो है ना, तो बेटा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप डाइल्यूट HNO3 यूज कर रहे हो तो उसमें देखो कॉपर नाइट्रेट तो बन ही रहा है, साथ में NO बन रही है। बैलेंसिंग नहीं ध्यान रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो देखो कॉपर नाइट्रेट तो बन रहा है NO2, यानी कि हमारे काम का क्या है NO और NO2 बस, क्योंकि बाकी तो सेम है ना। ऐसे तुम जिंक के साथ अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ करा रहे हो तो जिंक नाइट्रेट तो बनेगा, N2O भी बनेगा। अगर कंसंट्रेटेड के साथ करा रहे हो NO2 भी बनेगा। मैम ये तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, आई नो, कोई बात नहीं, इसको याद करने की कोशिश करते हैं। आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जब HNO3 आप ले रहे हो कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हुआ, उसमें पानी कम है, एसिड के अमाउंट ज्यादा है, तो जब वो जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सेम टाइप का आपको क्या मिल रहा है, NO2 मिल रहा है और NO2 मिल रहा है, देख रहे हो। यस मैम। यस मैम। ये ध्यान रखना, डाइल्यूट के साथ आपको देखो ध्यान रखना पड़ेगा NO मिल रहा है, और यहाँ पे जिंक के साथ आप करा रहे हो तो N2 मिल रहा है, ये आपको ध्यान रखना। कर लोगे क्या? हाँ मैम कर तो लेंगे, अब करना ही है तो करेंगे, फिर और क्या करेंगे। यस मैम। करना है तो करेंगे, इसलिए टेंशन मत लो। ये चैप्टर क्योंकि ये बहुत ज्यादा याद करने वाला है, अभी तुमसे याद हो रहा है कर लेना, उसके बाद जब तुम टेस्ट दोगे दोबारा रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो जब जब अवंती में टेस्ट होगा ना इस चैप्टर को बस तब तब उठाना, अलग से मत उठाना, समझ में आ गई मेरी बात। जब जब तुम्हारा संडे में टेस्ट होगा इस चैप्टर का तब तब उठाना ये चैप्टर, अदरवाइज इसको मत उठाना। लास्ट में ये चीजें दोबारा से याद हो जाएंगी तुम्हें, ठीक है, क्योंकि मैं रिवीजन भी तो करवाऊंगी ना दोबारा, ठीक है। Yes. उसके बाद आते हैं कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे क्रोमियम और एल्यूमिनियम होते हैं, वो कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि उनके पास एक, उनके ऊपर क्या होती है, एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो वो तो भैया रिएक्ट नहीं करते। लेकिन जैसे I2 हो गया, कार्बन हो गया, एसेट हो गया, P4 हो गया, इनके साथ रिएक्शन होती है HNO3, क्योंकि मेरा बेटा HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, जो दूसरों को क्या करे, रिड्यूस करे। अब देखो I2 को क्या कर रही है, ऑक्सीडाइज करके HiO3 में बना रहा है। बेशक तुम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, इसकी 0 है और इसकी कितनी है, +5 है। कार्बन को ऑक्सीडेशन कर रहा है, CO2 में चेंज कर रहा है, 0 से +4, देख रहे हो। सल्फर की 0 से +6 में चली गई, फॉस्फोरस की 0 से कितने में चली गई, निकालना एक बार, +5 में चली गई। तो देख रहे हो, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद को रिड्यूस कर रहा है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की +5 है सब में, और यहाँ पे देखो कितनी है, +4। बैलेंसिंग नहीं करनी है आपको, टेंशन मत लेना, बैलेंसिंग नहीं पूछ रहा है कोई आपसे, ठीक है। यस मैम। ओके, उसके बाद है तुम्हारा ब्राउन रिंग टेस्ट। किसी ने किया लैब में अभी तक ब्राउन रिंग टेस्ट स्कूल में? यस मैम। कर लिया? नो मैम। ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है, मान लो मेरा बेटा करोगे अभी लैब में, अगर जिसकी लैब लगती है तो पक्का करोगे। मान लो तुम्हारा एक सैंपल दिया मैंने तुम्हें, छोटी सी पुड़िया, उसमें तुम्हारा एक सोल्ट है, लेट्स से उस सोल्ट में ना NO3 नेगेटिव है, नाइट्रेट है, लेकिन तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है कि मैंने महेश को कौन सा सोल्ट दिया है। अब मैं उसको ये बोल रही हूँ महेश को, जाके बेटा टेस्ट करके आ और मुझे ये बता कि तेरे को जो मैंने सोल्ट दिया उसमें नाइट्रेट है या नहीं। तो उसके लिए वो कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेगा, बेस्ट टेस्ट कौन सा है, ब्राउन रिंग टेस्ट। तो वो क्या करेगा, अपने सैंपल को लेगा, टेस्ट ट्यूब में डालेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, इधर देखो, लेगा उसको टेस्ट ट्यूब में डालेगा, ऊपर से वो क्या डालेगा, उसमें थोड़ा सा पानी डालेगा ताकि उसका सोल्यूशन बन जाए,
फिर वो ऊपर से क्या डालेगा, उसमें फेरस सल्फेट डालेगा जो लाइट ग्रीन का होता है, तुम्हारी लैब में पड़ा होगा। ये डाल के उसको शेक करेगा, ठीक है मेरा बेटा, उसको शेक करेगा। फिर वो क्या करेगा, ट्यूब जैसे ये टेस्ट ट्यूब में डाल दिया ना, फिर वो टेस्ट ट्यूब की साइड से ना क्या करेगा, उसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेगा। अगर तो उसका सैंपल में नाइट्रेट आयन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे जंक्शन में बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी ब्राउन रिंग बन जाती है। ऐसे बनी है किसी की जिसने लैब में टेस्ट किया है? यस मैम। ये मुश्किल से बनती है बट बन जाती है, अगर तुम्हारे लैब में फ्रेश केमिकल्स पड़े होंगे, ज्यादा पुराने होंगे तो नहीं आता ये टेस्ट, ठीक है। तो ब्राउन कलर की इस तरीके से रिंग मिल जाती है। तो हम ये कंफर्म कर लेते हैं, अगर मान लो महेश का ये आ जाता तो मेरे पास आएगा, मैम देखो ब्राउन रिंग आ गई, तो मतलब उसमें क्या है, नाइट्रेट प्रेजेंट है। क्लियर हो गया, यही टेस्ट होता है, ठीक है, मतलब उसमें NO3 नेगेटिव प्रेजेंट है। अच्छा, जो ब्राउन रिंग आती है वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो ब्राउन कलर का होता है वो ये कॉम्प्लेक्स होता है। मैम ये याद करना है, कर लो, क्योंकि बेटा पेपर में आने वाला है, बहुत टाइम से नहीं आया पेपर में, कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का क्या फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला होता है, हालांकि मैं कोऑर्डिनेशन में भी बताती तुम्हें, वैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। पहला तो पता होना चाहिए ब्राउन रिंग का क्या कॉम्प्लेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, दूसरा इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। हालांकि अभी शायद तुम्हें निकालने ना भी आए ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अभी के लिए मैं बता देती हूँ इसकी +1 होती है, अभी के लिए बता देती हूँ, क्योंकि वाटर पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, NO पे +1 का चार्ज होता है, तो H+1 = 2, तो 1 आता है। अभी मेरे को पता नहीं समझ में आया होगा कैसे निकाली मैम आपने, डोंट वरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहला टॉपिक ही यही है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। तो अभी के लिए क्या करना है, तुम्हें इसका फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो। यस मैम। की क्या करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना बहुत है। अब थोड़ा सा वैसे फॉस्फोरस तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट कुछ कुछ चीजें बस मुझे जो बतानी है, बस खत्म है ग्रुप 15 तुम्हारा, ठीक है मेरा बेटा। तो अगले क्लास में तुम्हारा ग्रुप 15 भी खत्म हो जाएगा, ग्रुप 16 भी खत्म हो जाएगा, 17 थोड़ा सा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो मुझे फटाफट से क्वेश्चन करके दिखा दो, फिर जल्दी करो, टाइम अपने पास नहीं है, मेरी भी क्लास है 8:45 से, 5 मिनट में फटाफट निपटाते हैं। बच्चे तो आते हैं 30 क्लास में हैं, लास्ट में जाते जाते 22-23 बच्चे रह जाते हैं, पता नहीं। बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका, बोलो। नहीं समझ में आ रहा है क्या? कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जानवी, काजल? मैम जिसकी ऑक्सीडेशन ज्यादा होगी। मैंने क्या बताया था इस चैप्टर में? अरे बाबा, नीचे जाते वक्त रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, बढ़ती नहीं है क्या? यस मैम। यस मैम। लोग ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 लगाओ। ऑप्शन 4 मैम, ऑप्शन। यस मैम। ये रहने दो, ये वाला रहने देना, भी मत करना, होगा नहीं। ये वाला बताओ, ब्राउन रिंग जो होती है किस वजह से बनती है, कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है वो? ABCD। ए ऑप्शन मैम। ऑप्शन ए। ये ताजा ताजा पढ़ाया तो याद है, ये थोड़ी देर पहले पढ़ाया था तो घूम गए तुम लोग हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये देखो मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम कर लोगे इसमें से, ठीक है, कर लेना। वैसे तो सारे ही हो जाएंगे मेरे ख्याल से, ये वाला नहीं होगा। अगर मान लो 10-12 क्वेश्चन है तो 10 तो आराम से हो जाएंगे, इसको कर लेना, कुछ किए भी होंगे आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे मेरा बेटा, ग्रुप 16 और ग्रुप 15 को कंप्लीट कर लेंगे, ग्रुप 16 को भी कर लेंगे, क्योंकि वो तो बहुत ही छोटा सा है, ये लगा लो 30 मिनट